हाँ, हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं लीडरशिप स्टाइल के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। तो वो लीडरशिप स्टाइल मैंने आपका सारा खत्म कर दिया है। उसी यूनिट का आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं। कम्युनिकेशन आप जब सिलेबस में देखेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों, देखो कम्युनिकेशन मीन्स कोई भी आइडियाज हो, आइडियाज या इंफॉर्मेशन, आइडियाज या इंफॉर्मेशन को एक पर्सन के द्वारा या वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पर्सन टू अनदर पर्सन को ट्रांसफर किया गया। मतलब आइडिया या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। ये एक पर्सन है और ये अनदर पर्सन है। तो कोई भी हम किसी से भी बात करते हैं बच्चों, तो वो मेरा क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। वहीं तक कम्युनिकेशन नहीं है बच्चों, कम्युनिकेशन ओरल ही नहीं होता, आपके बॉडी लैंग्वेज भी सारे कम्युनिकेशन ही होते हैं। आप अगर शांत होकर खड़े भी होते हैं, एक शांति से ऐसे खड़े हो जाए, तब भी आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अदर पर्सन को आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो देन नाउ अब हम देखो, मैं समझा रहा हूं आपको, आप समझिए इसको। हम ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं बच्चों, तो अपने कम्युनिकेशन मीन्स अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारी पर्सनालिटी, सारे ये सब कम्युनिकेशन में आते हैं। और हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कम्युनिकेट करें या कैसे दूसरों के साथ में तालमेल बैठा के रहूं, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के अच्छा रहे, ताकि हम लोग एक दूसरे से मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, करें और हमारी परफॉर्मेंस बढ़े, और इससे बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया, इसीलिए ये आप स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। तो जो कम्युनिकेशन है बच्चों, देखो कोई भी आइडियाज या इंफॉर्मेशन को जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के द्वारा जाता है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, ठीक है, तो वो होता है बाय द हेल्प ऑफ चैनल या मीडियम। दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच आइडियाज या इंफॉर्मेशन, आइडियाज और information or feelings transferred to one person, ठीक है, from one person to another person or one place to another place via the medium या channel, with the help of medium or channel। सिंपल अपने से आप इसको लिख सकते हैं, मीडियम, मीडियम और चैनल। तो किसी मीडियम और चैनल की सहायता से, ठीक है, मैं अपने मैसेज या आइडियाज या इंफॉर्मेशन को किसी को जब हम सेंड करते हैं या भेजते हैं या उसे कहते हैं, तो यही जो मेरी एक्टिविटीज है सारे बच्चों, जो प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं क्या, दिस इज द कम्युनिकेशन। अच्छा, अब वो चैनल या मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर है तो आपका टीवी हो गया, या ठीक है न्यूज़पेपर हो गया, तो ये सब सारे चीज मीडियम, ये मीडियम में आते हैं, चैनल में आते हैं, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजा जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन, जिसके इसके सहायता से हम एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मैसेज कर सकते हैं या करते हैं। तो ये सब सारे कम्युनिकेशन में आते हैं। तो कम्युनिकेशन, यू कैन से द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस
by which जिसके द्वारा by which ideas any ideas इंफॉर्मेशन या मैसेज, ध्यान से सुनिए, देखिए सब यही पे मैसेज ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर वन पर्सन और वन प्लेस टू, फ्रॉम वन पर्सन और वन प्लेस टू अनदर पर्सन और अनदर प्लेस वायर या विद द हेल्प ऑफ मीडियम और चैनल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन, तो ये सारे नोट्स जो मैं आपको यहाँ पर मैं समझाने का काम कर रहा हूँ बच्चों, आप नोट्स सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे कॉलेज के। तो ये हो गया कम्युनिकेशन, इसको मैंने समझा दिया, एक पर्सन है दूसरे पर्सन है चैनल के द्वारा होता है ऐसे। अच्छा बच्चों देखो, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस, कैसे भाई देखो। अच्छा एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो आइडियाज या इंफॉर्मेशन होते हैं बच्चों, मैसेज जो होते हैं जो यहां से भेजा जाता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। वो मैसेज होता है क्या, इंकोडेड होता है, ठीक है, वो इंकोडेड होता है, मतलब मींस कि वो मैसेज जैसे कोई भी चीज में कवर करके दे देते हैं, है ना, वो मैसेज भी क्या होता है, कवरिंग होती है। उस मैसेज को सेंडर क्या करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, है ना, रिसीव करके उसको सोचेगा, उसको डिकोड करता है, उसको खोलता है, मतलब डिकोड करता है, सोचेगा, तब उसमें से वो मीनिंग उसकी निकाल के समझता है, और समझ के तब वो क्या करता है, फीडबैक देता है। तो फीडबैक देता है, तो जैसे देखो ये बच्चों, ये सेंडर हो गया, सेंडर, ये सेंडर है, और दूसरा क्या हो गया, रिसीवर, रिसीव करने वाला, मैसेज को रिसीव करने वाला रिसीवर हो गया, मैसेज को भेजने वाला सेंडर है। अब यहां से जो मैसेज जाता है बच्चों, देखो अब ये क्या है, पूरी ये चैनल है, ये क्या है, चैनल, दिस इज द चैनल, ठीक है, ये चैनल है मीडियम, चैनल्स और मीडियम, चैनल सब मीडियम। तो ये सेंडर मैसेज को, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये मैसेज है, मैसेजेस, आइडियाज, ठीक है, जो भी है, या इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये यहां से सेंड करता है, यहाँ पे भेजता है इसी मीडियम चैनल के द्वारा। अब ये जो मैसेज होता है बच्चों, ये क्या होता है, इनकोडेड होता है, इनकोडेड, दिस मैसेज इज, ठीक है, इनकोडेड, दिस मैसेज इनकोडेड। अब ये इनकोडेड मैसेज किसके यहाँ पहुंचेगा बच्चों, रिसीवर के यहाँ पहुंचेगा। अब रिसीवर के यहाँ ये पहुंच के फिर रिसीवर इसको क्या करता है, डिकोड करता है, यहाँ पे फिर डिकोड करता है, ये रिसीवर यहाँ पे डिकोड होता है, रिसीव किया, रिसीवर रिसीव किया, देन डिकोडेड, मैसेज को डिकोड किया, उसको खोला, समझा, ठीक है, उसकी मीनिंग को समझ के फिर इन्होंने यहां से इसी चैनल मार्टर के द्वारा क्या किया बच्चों, फीडबैक किया, ये फीडबैक। अब जो ये बच्चों देखो यहाँ पे डिकोड करने के बाद ये जो मैसेज यहाँ पे दिए, ये मैसेज है। अब ये मैसेज जो होगा, जो फीडबैक होगा, ये क्या होगा, ये भी इनके लिए क्या होगा, इनकोडेड हो जाएगा, इनकोडेड मैसेज है। अब फिर ये जाएंगे तो उसको डिकोड करके फिर इनको देंगे तो इनकोडेड इनके लिए हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं, देखो, वन वे, दिस इज वन वे एंड अदर इज टू वे, फीडबैक इज टू वे, दूसरा वे, दूसरे रास्ते के द्वारा, ठीक है। तो ये जो एक रास्ते से ये है जा रहा है, तो एक रास्ते से फीडबैक मिल रहा है, तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। देखो, है ना, जब तक आप फीडबैक नहीं देते हैं, जब तक आप उनको रिप्लाई नहीं करते हैं, तब तक बच्चों वो मैसेज इनकम्प्लीट माना जाता है। कैसा मैसेज, वो इनकम्प्लीट मैसेज होता है, वो कंप्लीट मैसेज नहीं होता है। अच्छा, तो ये हो
गया कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में बच्चों बहुत सारे हैं जो ऐसे मैंने बना दिया है, ठीक है। ये सेंडर है, मतलब एक पर्सन के द्वारा है, दूसरे पर्सन, ये सब सारे हैं, समझ लीजिएगा। तो ये टू वे प्रोसेस होता है। और ये क्या है कि ओरल रिटेन, मैंने बताया कि इट में बी द रिटेन ओरल, ठीक है। ये सब जेस्चर विजुअल, ये भी देख रहे हैं, ये भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ विजुअल। तो किसी वीडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा उनको समझाना बताना, ये सब विजुअल। तो दीज आर द कम्युनिकेशन, ये सब सारे कम्युनिकेशन होते हैं। तो फर्स्ट इसका जो अगर हम नेचर लिखते हैं तो दिस इज द टू वे प्रोसेस। सेकेंड इज इट इज मे बी द ओरल रिटेन जेस्चर विजुअल एक्सेट्रा। तीसरा हो गया बच्चों साइलेंट इज आल्सो द इंक्लूडेड इन द कम्युनिकेशन। अगर आप साइलेंट हैं तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये कुछ है बच्चों, तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको सारा बताया है। और आज कम्युनिकेशन के बारे में फिर से मैंने इसको आपको बताया। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा बच्चों कि ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो ये इसका बहुत ही महत्व होता है कम्युनिकेशन का। कहीं भी आप रहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, आप कहीं भी रहिए, अपने बिहेवियर्स, मैनर्स, तौर तरीके से लोगों को आप इम्प्रेस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के तरीके होते हैं। अगर विदाउट कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती है, तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने को पूरी तरह से जैसे आप वो नहीं कर पाते, लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपके द्वारा जो है आपको कम लोग लाइक करेंगे, या आप अदर लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, या अच्छी तरह से काम भी नहीं करा पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के बिना आप काम भी नहीं करा पाएंगे अपने वर्कर से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने जूनियर से, ये सब। तो इसलिए जो है ये कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव है और इफेक्टिव होना चाहिए। कहीं भी आप रहिए, अपने मैनर, तौर तरीके और बिहेवियर से लोगों को इम्प्रेस करते रहिए और अपने वर्कर से भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही अच्छी तरह से काम करा सकते हैं। तो ये सब सारे हैं। अब फीडबैक भी आपको देना जरूरी होता है कम्युनिकेशन में। जैसे आपके बॉस ने आपको कोई वर्क दे दिया है, काम दे दिया है, तो उसको बिना फीडबैक दिए हुए आप नहीं जा सकते। उसको फीडबैक देके ही जाएंगे कि सर ने मैंने कर दिया या नहीं किया या क्या हुआ है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये हो गया मेरा कम्युनिकेशन, मैंने बताया इसके बारे में। नेक्स्ट है बच्चों, आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है टीम बिल्डिंग। दिस इज द आल्सो इफेक्टिव टॉपिक, टीम बिल्डिंग। तो ये जो बच्चों ये जो टीम बिल्डिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन में रहना बहुत ही जरूरी है। और ये जो टीम बिल्डिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजर, आपका इंचार्ज जो मैनेजर होता है वही इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं टीम बिल्डिंग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों ये टीम बिल्डिंग है। और टीम बिल्डिंग जो होता है बच्चों ये एक मैनेजमेंट की टेक्निक है, ठीक है। ये मैनेजरियल टेक्निक होता है। दिस इज द मैनेजमेंट टेक्निक, मैनेजरियल टेक्निक। इसलिए फॉर द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग या इंक्रीजिंग स्किल्स ऑफ द टीम मेंबर, पूरे जो टीम मेंबर होती है उनकी जो टीम जो बना हुआ है। देखो बच्चों जो ग्रुप होता है, ग्रुप कैसे बनता है? ग्रुप जो होता है, ग्रुप के लिए कम से कम जो आवश्यकता होती है बच्चों को 2 लोगों की होती है। एटलीस्ट 2 वर्कर्स या एम्प्लॉयज होंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा, कम से कम 2। तो अब इससे अधिक नहीं हो सकते। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग मेंबर, ग्रुप मेंबर की संख्या होती है। तो फिलहाल जो भी हम आते हैं टीम बिल्डिंग में, जो मैनेजर होता है या आपका जो इंचार्ज होता है वो इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। और जो ग्रुप जो टीम बिल्डिंग बनाई जाती है, टीम बिल्डिंग जो बच्चों ये बनाई जाती है ये
परफॉर्मेंस और स्किल को इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ये टीम बिल्डिंग कह सकते हैं कि टीम बिल्डिंग इज द मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर इंप्रूविंग एंड efficient and performance of the works group, ठीक है, through various activities for achieving objective or goal of the organization, ठीक है। तो ये टीम बिल्डिंग हुई, तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज द मैनेजरियल एक्टिविटीज फॉर द इम्प्रूविंग या इंक्रीजिंग द skills या performance skills and performance of the group member या team member for the achieving organizational goal or objective। तो this is the team building। अब टीम बिल्डिंग के लिए बच्चों टीम बिल्डिंग जो होता है ये मैनेजर ही करता है कि क्यों टीम बनाई जाए, कैसे बनाया जाए, ये इसकी एक प्रोसेस होती है। तो मैं प्रोसेस अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो मैनेजर होता है रिस्पांसिबल फॉर द टीम बिल्डिंग टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द वर्कर्स या एम्प्लॉइज, वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करता है। टीम बिल्डिंग बनाने का मतलब कि उसकी जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है वर्कर्स की, उसको फाइंड आउट करके उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाए, उनके नए नए स्किल्स को दे। ट्रेनिंग या रीट्रेनिंग की जरूरत है तो उनको ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये टीम बिल्डिंग के जो एक्टिविटीज हैं यही है जो मैनेजर उनको जो है आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ का और वीकनेस का। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो वीकनेस जो होता है बच्चों, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इस वीकनेस को हम स्ट्रेंथ को हम दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके अगर कोई स्ट्रेंथ है उनकी, मतलब कोई काम जो अच्छा सा कर पाते हैं, जिस काम में वो निपुण, जिसकी जानकारी उनकी अच्छी है, जिसमें वो उनकी बच्चों होती है स्ट्रेंथ होती है। और वीकनेस जिस काम में उनका मन नहीं लगता है, इसका मतलब वो चीज उनकी कमजोर होगी, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो सारी जो चीजें हैं वो बच्चों वीकनेस में चली जाती हैं। इसी वीकनेस को हमको जो है आइडेंटिफाई करके उसको दूर करना ही मेरे लिए अच्छा, मतलब दूर कर देंगे या उनकी जो वीकनेस है उसको मैं दूर कर दूंगा, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज या उनसे रिलेटेड स्किल्स उनको प्रोवाइड करा के उनके स्किल्स को, उनकी एफिशिएंसी को, उनके नॉलेज को हम बढ़ा देते हैं। और बढ़ा देते हैं बच्चों तो हाँ उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इनको आइडेंटिफाई करके इनको दूर करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस ये किसका काम है बच्चों? मैनेजर का काम है। ये रिड्यूस करेगा, ठीक है, और उसको हटा के आपकी परफॉर्मेंस या स्किल्स को बढ़ा देगा। यही सब टीम बिल्डिंग के फायदे हैं, है ना। अच्छा, अब मैनेजर आपको जो है आपकी साहस को इंकरेज करता रहता है, आपको टाइम टू टाइम एंड सपोर्ट करता रहता है, और आपकी जो स्ट्रेस, जो किसी भी काम को न कर पाने की वजह से आप स्ट्रेस रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो उसको दूर करता है, ठीक है। स्ट्रेस और तनाव में रहते हैं वो उसको दूर करता रहता है, ठीक है। तो मीन्स आपकी वो कोऑपरेट आपको करता रहता है, हेल्प करता रहता है टाइम टू टाइम, और देन आपकी जो स्ट्रेस होती है वो आपकी दूर हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और काम करने लगते हैं। तो ये है बच्चों सारे मैनेजर की जो रोल होती है टीम बिल्डिंग में, ठीक है। अच्छा, जब और इसमें क्या करता है मैनेजर की जो ऑब्जेक्टिव और गोल होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव या गोल,
जो ऑब्जेक्टिव और गोल ऑर्गेनाइजेशन का होता है इसको क्लेरिफाई करता है। अगर क्लेरिफाई नहीं करेगा बच्चों तो आप अच्छी तरह से भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप जब तक ऑब्जेक्टिव और गोल को अच्छी तरह से जान नहीं पाते तब तक उसको आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक उसको आप अच्छी तरह से आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव और गोल को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये हो गया सारा बच्चों, मैंने टीम बिल्डिंग के बारे में बताया। अब मैं चलता हूं बच्चों प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग। प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग, तो कुछ इसमें 8-9 प्रोसेस है, 9 इसकी है स्टेप्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसमें है टीम बिल्डिंग की 9। अच्छा, ठीक है बच्चों। तो प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग, प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग। तो टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में हम चलते हैं कि हम टीम बिल्डिंग मतलब अपनी टीम को हम कैसे बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ स्टेप है बच्चों, ठीक है। ये स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप्स है स्टेप्स जो है हाँ स्टेप्स है। ये पहला जो स्टेप है बच्चों, आइडेंटिफाई द नीड फॉर टीम बिल्डिंग। आइडेंटिफाई द नीड फॉर टीम बिल्डिंग, ठीक है। ये उस टीम को बनाने के लिए, टीम को बिल्ड करने के लिए हमारी क्या क्या आवश्यकता है उसको सबसे पहले स्टेप में मैं इसको क्या करूंगा, आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि हम जो टीम बना रहे हैं जिस पर्पस से बना रहे हैं वो टीम के लिए क्या क्या जरूरतें होंगी, क्या क्या उनकी आवश्यकता होगी। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस में। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग। दिस इज द आइडेंटिफाई द नीड फॉर द टीम बिल्डिंग। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम जाते हैं। दूसरा डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड ठीक है एंड required set of skills and required set of skills। कितना टाइम? 30 2-3 मिनट ना? नहीं हो पाएगा ज़्यादा। हाँ ठीक है। अच्छा, डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स। देखो बच्चों, आज तो मैं दो ही कर पाऊंगा। फर्स्ट चीज मैंने बताया आपको, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द टीम बिल्डिंग। इसको जो हमारी टीम बिल्ड जो कर रहे हैं उनकी जरूरतें क्या है, किस पर्पस से उसको जो टीम बिल्ड कर रहे हैं उस पर्पस के हिसाब से क्या क्या उनकी आवश्यकता होगी, उसको मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा, उसका लिस्ट बना लेता हूं आइडेंटिफाई करके। अच्छा, सेकंड इज डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स। मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव या गोल होता है अगर वो आपको क्लियर नहीं होता है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी, ये निश्चित है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव या गोल्स को जानिए कि क्या है, हमको क्या करना है, किस पर्पस से काम करना है। तो वो पर्पस या ऑब्जेक्टिव या गोल को आप पहचान लेंगे, जान लेंगे कि नहीं हमको इसके लिए काम करना है, तो आप अच्छी तरह से अपना काम कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए बच्चों कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की जरूरतें होती हैं जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये स्किल्स भी
हम जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं, जान लेते हैं पहले से। और जो तीसरा है कंसीडर द टीम रोल्स, जो थर्ड पॉइंट है कंसीडर टीम रोल्स, ठीक है। ये तीसरा है टीम रोल्स। जो हमारी देखो टीम जो बनती है तो अनेक प्रकार के मेंबर होते हैं, कई मेंबर होते हैं उसमें, तो मेंबर के क्या क्या रोल होंगे वो सारी मैं इस चीजों को पहले ही डिसाइड कर लेता हूं। उसको मैं अपने व्यू करने का मतलब माइंड में उसको रख लेते हैं, या उसको आप लिख के एक बना लेते हैं अपना प्रोजेक्ट टाइप कि नहीं हमको ऐसे से करना है। तो आज 3 ही बताते हैं, बच्चों कुछ समय की कमी हो गई है, ठीक है। तो आज 3 ही होगा, फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज इतना ही बच्चों, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच बच्चों।